क्या देखा है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी कि 10 यूनिट्स का हमने स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है, 8 मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुके हैं जो कि रेडी हैं टू डिलीवर टू कंज्यूमर्स एंड 2 यूनिट्स आर इन प्रोसेस। ओके, ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि 10 यूनिट का हमारा हिसाब किताब पूरा हो चुका है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस। हमने इनपुट किया 10 का, 7 फिनिश हो चुके हैं, ठीक है, और 2 यूनिट्स क्या हैं, अभी इन प्रोसेस हैं। तो भाई 1 यूनिट किधर गया? पता लगा कि 1 यूनिट्स हमारा लॉस्ट हो गया। और दिस इज, हमने ये देखा अपनी इंडस्ट्री में जाके, दिस इज नॉर्मल लॉस कि व्हेन एवर यू पुट इन 10 यूनिट्स, उसमें से 1 यूनिट ना ज़ाया होता है। ये विद द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री है, या हमारी कंपनी का अपना एक्सपीरियंस है, हमारी मशीनरी इस तरह की है, या रॉ मटेरियल इस तरह का आता है कि उसमें से कुछ चीज़ खराब निकल आती है। जैसे लकड़ी आप खरीदते हो फर्नीचर बनाने के लिए, और कुछ लकड़ी जो है वो बीच में कट लगा होता है, या वो भुरभुरी सी होती है, और हमारी चीज़ तैयार ही नहीं हो पाती। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ द इंडस्ट्री, और योर मशीनरी और योर लेबर और योर कंपनी के पास एक्सपीरियंस है कि 10% लॉस हो जाता है, एंड विच इज अनअवॉइडेबल, क्या आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप जिस तरह का मर्जी मटेरियल खरीद के ले आए, जितनी मर्जी लेबर को ट्रेनिंग दे लें, जितनी मर्जी मशीनरी के साथ प्रैक्टिस कर लें, इसने लॉस्ट होना ही होना। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ आ गई? जी बच्चों। तो बस ये हमारा एस्टिमेट होगा नॉर्मल लॉस का, है ना, कि हम बस अपने पास एक्सपेंस का एस्टिमेट लगा लेते हैं जी जी कितने परसेंट खराब होना है। जी और सर अगर उससे ज़्यादा खराब हो जाए तो वो भी हमारे नॉर्मल लॉस में चला जाएगा। जी जी, हाँ, अगली बात में हम उसी पे करने आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट ओके। थिंग इज एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लाइफ, तो नॉर्मल लॉस के ऊपर क्या बात हो गई कि दिस इज अनअवॉइडेबल। ठीक है ना, आप इसके ऊपर जितनी भी मर्जी केयर कर लो, ये अवॉइड होता ही नहीं है, क्योंकि दिस इज द फीचर ऑफ द प्रोडक्शन। ये इसने जब ये प्रोडक्शन होनी है, इससे इसकी एग्जांपल देता हूँ एक, कि आप दूध से ना दही बना रहे हैं। आप दूध आप डालते हैं 10 लीटर, वो दही निकलता है 9 लीटर या 9.5 लीटर, व्हाट्सएवर आपकी जो अपनी भी, तो आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। इसकी एग्जांपल और है कि आपने से कोयला मंगवा रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहा है या सिंध से आ रहा है, और पिंडी आपने मंगवाना है। आपने वहाँ पे ट्रक पे लोड करा दिया। अब जब ट्रक पे आता रहेगा, तो वो, जब ट्रक चलता रहेगा तो वो हिलता रहेगा, और वो रस्टिंग करता रहेगा, या कहीं पे बारिश आ जाएगी, या वो थोड़ा थोड़ा घिसता रहेगा। से आपने इसको लोड कराया 40 kg, यहाँ आने तक हो सकता है कि वो 38, 39, 37 रह जाए। यानी कि आप उसको ये तो नहीं करोगे ना, जिस तरह सोने को रखते हैं हम डब्बी में दबा के, कोयला हम इस तरह लेके तो नहीं आएंगे ना, हम टिश्यू में रोल करके तो लेके नहीं आएंगे। हमने उसको आम ट्रक के ऊपर ही लेके आना है। तो इस तरीके से होता है। या जिस तरह हम सीमेंट की बोरियां लोड कर रहे हैं, जनाब, जब सीमेंट पहुंचता है तो एक आध बोरी को फट चुकी होती है, एंड सो ऑन। तो हमें देखना है चीजें कौन सी अवॉइडेबल है और कौन सी अनअवॉइडेबल है। अगर वो unavoidable है, it means it should be happened, so that's why it is called a normal loss। ठीक है बच्चों, ये हो गया नॉर्मल। अब हम आते हैं, हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि 10% तो हमारा होता है नॉर्मल। हमने 10 इन किए, कंप्लीट हो गए हमारे 6, 2 हैं हमारे इन प्रोसेस, 6 और 2 8 हो गए। 10% में पता था नॉर्मल लॉस है, लेकिन इस दफा जो है ना 2 यूनिट्स लॉस्ट हो गए। जो दूसरा यूनिट लॉस्ट होगा ना, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। ओके, ये हमारे अपने पास एक्सपीरियंस से हमने देख लिया है कि हमारा नॉर्मल लॉस कितना परसेंट होता है। अगर उससे ज्यादा यूनिट्स लॉस हो रहे हैं, ठीक है बेटा, उससे ज्यादा यूनिट्स लॉस हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। अच्छा जी। फिर बच्चों एक ऐसा केस हुआ कि आपका तो यूनिट्स लॉस होते थे नॉर्मली, लेकिन इस दफा कोई यूनिट लॉस नहीं हुआ। ठीक है,
तो वो आपको कहलाएगा एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन के नॉर्मल लॉस तो आपका परमानेंट फीचर था, लेकिन आपका वो लॉस ही नहीं हुआ, तो इस दफा आपके पास वो आ गया इनफैक्ट एबनॉर्मल गेन। ओके, तो अब हम जाके देखेंगे इनका ट्रीटमेंट हमारे पास किस तरीके से होगा और हमने इसकी कॉस्टिंग कैसे करनी है। तो पहले क्वांटिटी स्केड्यूल में आपने ये करना होता है कि उनकी क्वांटिटी को पूरा करना है कि कितने यूनिट्स हमने स्टार्ट किए हैं और कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, कितने इन प्रोसेस हैं, कितने लॉस्ट हुए एंड सो ऑन। आपने अगर स्टार्ट किए हैं 10 यूनिट्स, तो आपने अकाउंटेबल करना है 10 यूनिट्स को कि भाई ये 10 यूनिट्स कहाँ गए। इसमें से 8 कंप्लीट हो गए, 2 इन प्रोसेस हैं, तो हमेशा 10 इक्वल टू 10 करना है आपने, जो कुछ मर्जी हो जाए, ये क्वांटिटी स्केड्यूल को पूरा करना है। और अगर आप कहते हैं जी 10 कंप्लीट हुए हैं, एक इन प्रोसेस है, एक का पता नहीं लग रहा, तो वो एक यूनिट्स क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा। हम उसको नॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे या एबनॉर्मल लॉस कंसिडर करेंगे एंड सो ऑन। ओके, इसी तरह आप कहते हैं कि हमने 10 यूनिट्स इन किए थे, कंप्लीट हो गए 8, इन प्रोसेस में 3। ठीक है बच्चों, कितने हो गए 3। आपको कि भाई हमने तो 10 इनपुट किया है, ये 11 कैसे हो गए। तो इनफैक्ट क्या होगा कि एक यूनिट्स का आ जाएगा एबनॉर्मल गेन, एक यूनिट का आ जाएगा एबनॉर्मल गेन। अब ये 10 थे ना, ये इनफैक्ट हो जाएंगे 10 + 1। तो ये 11 को हमने इस तरह अकाउंट फॉर पूरा करना है कि 8 हमारे पास, 8 की जगह हो गया हमारे पास अब 8 कंप्लीटेड एंड 3 इन प्रोसेस। तो 1 जो है ना वो इनफैक्ट है हमारा एबनॉर्मल लॉस। आपने स्टार्ट और कंप्लीट एंड वर्क इन प्रोसेस को पूरा आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये पहली चीज है क्वांटिटी स्केड्यूल में, यानी आपने क्वांटिटी को पूरा करना है कि क्वांटिटी इन कितनी हुई है और उसका आउट कितना है, ये दोनों हमेशा इक्विवेलेंट होने चाहिए। फिर हम जाके देखेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। इसको अभी हमने जो लास्ट जो चैप्टर्स किए थे उसमें भी थोड़ी सी ये बात आई थी। कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं जो कि कितने % कंप्लीट है, 100%। यानी इनके ऊपर जितना भी मटेरियल लगना था, लेबर लगनी थी, एफओएच लगना था, वो सारी की सारी इंकर्ड हो चुकी है। फिर कुछ यूनिट्स जो होंगे बच्चों वो इन प्रोसेस होंगे, उनके ऊपर हमें ये बताया जाएगा कि से डायरेक्ट मटेरियल जो है ना वो लगा है 50%, डायरेक्ट लेबर है 25% एंड एफओएच भी है, क्योंकि फैक्ट्री ने लेबर के साथ ही काम करना होता है, तो एफओएच भी है हमारे पास 25%। तो आप देखो, अगर ये जैसे 8 यूनिट्स तो कंप्लीटेड थे, ठीक है, और कितने यूनिट्स हम कह रहे थे इन प्रोसेस है 3। 3 के ऊपर मटेरियल अभी लगा हुआ है 50%, लेबर लगी 25% और एफओएच भी लगा 25%। ठीक है, तो हमारे आपके ख्याल में जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितने यूनिट्स के ऊपर लग चुकी है बच्चों। सर जो बन चुके हैं उन पे लग चुकी है हमारी। जी, उनके ऊपर तो फुल लग गई ना। सर अपना क्वेश्चन रिपीट करें एक सेकंड दोबारा। जी जी कर, देखो बच्चों, हमारे पास जो कंप्लीटेड यूनिट्स है ना उनके ऊपर तो मटेरियल, लेबर और एफओएच 100% लग गई होगी जो कंप्लीट है। जो इन प्रोसेस है ना, जैसे हमने कहा यहाँ पे से 3 यूनिट्स हैं, इन दोनों के ऊपर हम कहते हैं, इन जो वर्क इन प्रोसेस यूनिट्स हैं इनके ऊपर अभी काम हुआ हुआ है 50%, लेबर हुई 25% और एफओएच हुई 25%। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आप बताएं मटेरियल इनफैक्ट कितने यूनिट्स के ऊपर लग चुका है। सर 1.5 यूनिट पे 1.5 100% लग गया ना। यस सर। जी, 1.5 1.5 आपने बताया, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 8 जो कंप्लीट हुए ना उन पे भी लगा था। तो इनफैक्ट ये 9.5 पे लग चुका है। ठीक हो गया सर। इसी तरह जरा लेबर और एफओएच बताएं, यानी कन्वर्जन कॉस्ट कितनों पे लग चुकी है।
सर लेबर जो है वो मेरे ख्याल से लग चुकी है 9 पे सिर्फ। अच्छा, मतलब 25% वो होता है ना उसका 0.8। 2 मिनट से मैं कैलकुलेटर करने को। यस सर 8.75। जी। तो हमें ये देखना है कि जब हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने हैं तो हमारी जो मटेरियल है, लेबर है, एफओएच है, वो कितने यूनिट्स पे लग चुकी है। कंप्लीटेड पे तो वो 100% लग चुकी है, जब भी तो वो यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं। और जो इन प्रोसेस हैं उनके ऊपर अभी वो देख रहा है कि कितने परसेंट स्टेज है उसकी, 50% है, 25% है, एंड सो ऑन। लाइक वाइज इसी केस को हम बनाते हैं और आपसे पूछते हैं कि सर सर जी जी सर ये 75% सॉरी आपने 0.75 लगाया, जी जी ये 25% लेबर लगी थी ना, जी जी 0.75 कहाँ से आया? 3 का करो ना। थ्री का 25। 25% लेना। ये 3 यूनिट्स है सर। हाँ जी, वर्किंग प्रोसेस में 3 है ना, ये हमने लिखा अच्छा है, ठीक वर्किंग है प्रोसेस में 3 यूनिट्स हैं। सर ये जो कन्वर्जन कॉस्ट लगी है जी जी ये लेबर और एफएच दोनों पे लगी है, तो ये 1.5 नहीं होगी? नहीं नहीं, देखो लेबर को हम अलग देख रहे हैं, एफओएच को अलग देख रहे हैं। आप अपनी सिंप्लिसिटी के फिर लिए यूं कर 20 लो, आप यूं कर लो, लेबर यूं कर लो, एफओएच यूं कर लो, ये कर लो सेम। ठीक हो गया सर। ठीक है। अब आपके सामने एक और केस बनाया है बच्चों। ठीक है, ये केस है, ये हमने केस बनाया जिसके अंदर ये हम केस बना रहे हैं कि हमारे पास जो है मटेरियल 60% है, लेबर 50% है। अब आप इसका बताएं इक्विवेलेंट क्या आएगा। 10.4 1.8 आएगा। 9.8 आएगा। दिस इज ठीक है देना है 9.8, 9.8 जैसे वो 8 मटेरियल में प्लस हो 9.8 जाएगा आ जाएगा। और ये हो जाएगा 0.8 3 कितने परसेंटेज? 9.5। 9.5। यस सर 9.5। 9. ठीक है, एग्रीड सारे। यस यस सर। सर। सर तो बच्चों ये कहलाता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कि हमने जो अपनी कॉस्ट मटेरियल की इंकर्ड की है, लेबर की इंकर्ड की है, एफओएच की इंकर्ड की है, वो कितने यूनिट्स के ऊपर इंकर्ड की है। इसके बाद आएगा कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट। इसमें हम ये बताएंगे कि मटेरियल की ना, इसको थोड़ा सा मटेरियल की टोटल कॉस्ट क्या है और पर यूनिट कॉस्ट क्या है। ठीक है, से हम ये कहते हैं कि मटेरियल की कॉस्ट थी 9,500। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको साथ शेयर की है, आप पर यूनिट कॉस्ट उसकी बता सकते हैं। कि पर यूनिट कॉस्ट क्या आएगी। जी बच्चों 1000 मटेरियल। सॉरी टोटल मटेरियल की मटेरियल सर 1000 आएगा। जी, दिस टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय 1. मटेरियल का जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स है ना, उसे डिवाइड करेंगे। इसी तरह हम कहते हैं लेबर की कॉस्ट थी 8,750। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी, दिस डिवाइड बाय दिस, दिस इज अगेन हम कह रहे हैं जी 1000 ही आ गई। ओके, इसी तरह हम कहते हैं कि ये हमारे पास कॉस्ट थी 5000, ये भी क्या हो जाएगा, यही फार्मूला हम लगा देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी एफ की कॉस्ट, दैट इज
571। ठीक है, तो अब जब हम इन सबको जमा कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी यूनिट कॉस्ट, एक यूनिट की कितनी है, और ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट के हमने इस पीरियड में कितनी कॉस्ट इनकट की। ठीक है बच्चों, ये स्टेप समझ आ गया। ओके, यस सर। हाँ, कि हमने इसमें टोटल कॉस्ट भी निकालनी है और यूनिट कॉस्ट भी निकालनी है। सर जी, अगर ये इसी एग्जांपल को हम लेके चलें और इसमें हम नॉर्मल लॉस और गेन वगैरह डालें, अभी फिर भी वर्किंग। अभी सब कुछ डालेंगे भाई, पहले सिंपल केस तो समझ लो। अच्छा ठीक है, मुझे लगा सर बस आगे जा रहे हैं। नहीं नहीं, आगे नहीं जा रहे, अभी तो अभी कुछ स्टार्ट है। ठीक है, अच्छा, अब ये हमने 3 स्टेप्स कर लिए हैं। 3 स्टेप आपको कुछ समझ आ रहे हैं कि हम यस सर। 11 यूनिट से स्टार्ट किए, 8 कंप्लीट हो गए, 3 इन प्रोसेस एंड सो ऑन। पहला स्टेप ये क्वांटिटी शेड्यूल कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप आ गया जी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कि इसमें से कितने कंप्लीट हैं और कितने इन प्रोसेस हैं। जो इन प्रोसेस हैं उनके ऊपर कितनी कितनी कॉस्ट लगी हुई है, इसको करके हमने निकाल लिया है, दैट इज ईपीयू। ये है हमारा ईपीयू। और आपने जब यूनिट कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट कॉस्ट, तो वह निकलेगी टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय ईपीयू। तो बच्चों ईपीयू निकालना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ईपीयू के लिए हमें क्वांटिटी स्केड्यूल का पता होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद आते हैं हम कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, कि जो हमने कॉस्टें इनकट की हैं उसमें से फिनिश गुड्स पे कितनी लगी है, इन प्रोसेस पे कितनी लगी है, नॉर्मल लॉस पे कितनी है, और अब नॉर्मल लॉस पे कितनी है। तो अभी हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को छोड़ते हैं और पहले इन दो चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा बच्चों, आप एक कितने यूनिट्स कंप्लीट हो चुके हैं? 8 सर। तो हम क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। से यहाँ पे आके 8 और मल्टीप्लाई बाय यूनिट कॉस्ट, दैट इज 2571। तो हमारे पास ये कॉस्ट आ गई फिनिश गुड्स की, कि जो हमारे यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं उनकी क्या कॉस्ट है। अब बच्चों रह गया हमारे पास वर्क इन प्रोसेस, और वो हमारे पास है 2 किस्म के या 3 ठीक है। किस्म के। जी, वर्क इन प्रोसेस है पहले मटेरियल, फिर है वर्क इन प्रोसेस लेबर, और फिर है हमारे पास वर्क इन प्रोसेस एफर्ट। अच्छा जी, अब बच्चों हम देखते हैं वन बाय वन। वर्क इन प्रोसेस में हमारे कितने यूनिट्स हैं? 3। कितने परसेंट कंप्लीट है मटेरियल के लिहाज से? 50%। 50%। ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट से, क्योंकि अभी हम मटेरियल को देख रहे हैं ना सिर्फ, तो मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट बनेगी ना, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि अभी हमने वर्क इन प्रोसेस में आके मटेरियल को अलग देखना है, लेबर को अलग देखना है, एफओएच को अलग देखना है। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है? अभी इसकी यस सर। कैलकुलेशन कर लो तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। देखो से 300 सर। जी, इन प्रोसेस है 3 इंटू 50%, दैट इज 1.5 50% इंटू जो मटेरियल की अपनी कॉस्ट है, दैट इज 1000। थाउजेंड। तो ये आ गया जी 1500। क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इन प्रोसेस यूनिट्स वो कितने परसेंट कंप्लीट है, और मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही चीज सेम जो है हमारी पास आएगी लेबर के लिए। लेबर के लिहाज से कितने परसेंट कंप्लीट थे? 25%। और आ जाएगी लेबर की पर यूनिट कॉस्ट से 3 750 सर। जी इंटू 25% और इंटू 1000। तो ये होगी लेबर की। इसी तरह अब हम करेंगे किसकी, एफओएच की। तो अब यहाँ पे लेबर की जगह हो जाएगा एफओएच।
तो बच्चों ये हो जाएगा दिस मल्टीप्लाई बाय 25% एंड मल्टीप्लाई बाय 571। ओके, तो ये आपके पास आ गई फिनिश गुड्स की वैल्यू और ये आपके पास आ गई थी इन प्रोसेस की वैल्यू। तो हम इन तीनों की वैल्यूज को सम करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये बन गया वर्क इन प्रोसेस, और आप इन दोनों को अगर जमा कर लो तो ये आ जाता है 23,250। तो बच्चों देखो कॉस्ट आपने कितनी इनकट की थी 23,250 और उसको अकाउंट फॉर भी कर लिया है 23,250। तो अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो आपका आंसर ठीक है, आपने कैलकुलेशन ठीक कर ली। अगर ये बराबर नहीं आ रहे इसका मतलब है कि कैलकुलेशन में गलती है। ठीक है बच्चों, तो क्या क्या चीजें बराबर आनी चाहिए? सबसे पहली चीज है क्वांटिटी स्केड्यूल में यूनिट स्टार्ट और रिसीव्ड कितने हैं ये इक्विवेलेंट होने चाहिए। किसके? जितने भी यूनिट्स आपके पास इन प्रोसेस में हैं, कंप्लीट हैं या लॉस्ट है, ये इनको क्वांटिटी आपने पहले पूरी करनी है। फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। ये बात है फिजिकल क्वांटिटी आपने पूरी करनी है। ठीक है बच्चों, पहले स्टेप में ये। दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपने उनके इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने हैं। इक्विवेलेंट यूनिट्स कैसे बनेंगे कि आपने देखना कि कंप्लीटेड यूनिट्स कितने हैं और जो इन प्रोसेस हैं उनके ऊपर कितना कितना काम हुआ हुआ है। तो इससे आप निकाल लेते हैं ईपीयू। फिर आप तीसरे स्टेप में करते हैं टोटल कॉस्ट और यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है। फिर जब अकाउंटेड फॉर ऐसे फॉर करना है तो बताना है कि फिनिश गुड्स की टोटल वैल्यू मार्केट में क्या है, स्टॉक में क्या है, वर्क इन प्रोसेस की मटेरियल की अमाउंट कितनी है, लेबर की कितनी है, एफओसी कितनी है, और इन तीनों को जब सम करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी। तो बच्चों ये है इस चैप्टर का खुलासा कि इस चैप्टर में हम करते क्या है। ओके, अभी इसके बाद फिर फर्दर ट्रीटमेंट आएगा नॉर्मल लॉस के साथ, एबनॉर्मल लॉस के साथ, एबनॉर्मल गेन के साथ एंड सो ऑन। ओके बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई? सर सॉल्व करने का भी प्रोसेस इसी तरह ही चलेगा सारा का सारा? जी जी बिल्कुल इसी तरह। ये 4 स्टेप्स आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। ठीक हो गया सर। पहली स्टेप में बनाएंगे क्वांटिटी स्केड्यूल, दूसरे में बनाएंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, थर्ड स्टेप में कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट एंड फोर्थ स्टेप में कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ये 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। और इसका जो आउटपुट होता है ना वो होता है बच्चों प्रोसेस अकाउंट। क्या होता है? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट में ये होगा कि जो इसकी डेबिट साइड होगी ना, जैसे अगर ये इसकी डेबिट साइड है तो ये डेबिट साइड में आएगी कॉस्ट, ये वाली चीज आ जाएगी कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, ये इसकी डेबिट साइड पे आएगी। ठीक है, थोड़ा सा इसको देखो। इसमें यानी कि आगे आ जाएगी मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और एफओ की कॉस्ट। जो भी कॉस्ट हमने इनकट की सारी इधर आ जाएंगी और इसके जो क्रेडिट साइड पे आएगा वो ये आ जाएगा कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। तो आप जब इसका सम लेंगे तो वो इसके इक्विवेलेंट आना चाहिए इस कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। ठीक है, तो ये प्रोसीजर इसमें चलेगा। और अगर हम इसको और अभी जितना डाटा हमारे पास अवेलेबल था उसके साथ अगर आप इसको करके दिखाना चाहें आपको, तो बच्चा ये इस तरह हो जाएगा कि मटेरियल कॉस्ट आपकी कितनी लगी थी टोटल में, ये लेबर की कॉस्ट इसी तरह आ गई, ये इसी तरह एफओ की कॉस्ट आ गई ये। ठीक है, इन सबको सम किया, ये बन गया दिस वन। अच्छा जी, फिर आ जाएगा यहाँ पे फिनिश गुड्स और यहाँ पे आ जाएगा वर्क प्रोसेस। फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या बनी थी आपके सामने अभी, ये दिस वन, और वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू आ गई थी आपके पास दिस वन। और इसका भी जब आप सम करेंगे
ये 23,250, तो आपके पास इनफैक्ट बनेगा प्रोसेस अकाउंट। क्या बनेगा बच्चों? प्रोसेस अकाउंट। तो आंसर जो आपने देना है ना, वो ये देना है कि प्रोसेस अकाउंट आपने बना के दिखाना है। तो इसकी डेबिट साइड पे आ रही थी कॉस्ट, कि कितनी कितनी कॉस्ट इंकर्ड हुई है, और क्रेडिट साइड पे आ रही थी कि कॉस्ट कहाँ गई, फिनिश गुड्स में चली गई, वर्क इन प्रोसेस में है, एंड सो ऑन। दिस इज योर आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन, कि आपने क्वेश्चन में क्या निकाल के उसको देना है। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर हुई? यस सर। और इसके अंदर एक और कॉलम भी इंसर्ट कर लें, ताकि हमें ये देना तो सिर्फ इतनी ही चीज चाहिए, लेकिन अगर जो हमारी बुक्स में अवेलेबल है और ट्रीटमेंट यूजली किया था है, वो यहाँ पे भी ना जो क्वांटिटी स्केड्यूल था ना, उसको भी कर दिया था कि हमने 11 यूनिट्स एंटर किए थे, और उनका आउटपुट क्या रहा है? जो यूनिट्स होते हैं ना, इनका भी हम इस तरह सम कर देते हैं, ताकि हमारे यूनिट्स भी साइमल्टेनियस नजर आ जाएं कि कितनी कितनी हमारी कॉस्ट इंकर्ड हुई है और कितने कितने यूनिट्स थे। तो ये हमारे पास बन जाता है बच्चों कि इसमें हमने यूनिट्स भी आइडेंटिफाई कर लिए, और इसमें हमने उनकी मॉनेटरी वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर ली। तो ये सारी जो 4 स्टेप्स थे हमारे पास, ये चलते हैं हमारी वर्किंग में। क्वांटिटी स्केड्यूल, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, एंड कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोज। ये सारी हमारी बनती है वर्किंग, और इस वर्किंग का एंड बनता है प्रोसेस अकाउंट। अब हम जाके वन बाय वन देखते हैं एक्सरसाइजेस में, इनकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस देखते हैं, और नॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल लॉस को भी ट्रीटमेंट लेके आते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हमने जो क्वेश्चन किया इसमें हमारे पास नॉर्मल लॉस नहीं था। अगर नॉर्मल लॉस आएगा तो फिर क्या ट्रीट करना है? देखें, नॉर्मल लॉस के ऊपर हमने बात की है कि नॉर्मल लॉस क्या है? अनअवॉइडेबल, यानी उसने इंकर्ड होना ही होना है। ठीक है, से जो हमारे पास ये सिचुएशन था, इसको हम ना कॉपी करते हैं ताकि हम नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट देख सकें। एट और 3 हमने कर दिया, हम कहते हैं इसको 2 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? 1 यूनिट्स का होगा हमारा नॉर्मल लॉस। 8 + 2 + 1, हमने इसको 11 के साथ पूरा करना है। ओके, अब जब ये केस आ जाएगा तो हम ये हमने क्वांटिटी स्केड्यूल तो पूरा कर लिया, अब आएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की बात। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स 8 तो हैं कंप्लीटेड। ओके, इन प्रोसेस कितने रह जाएंगे बच्चों? 2। और फिर अब 2 के साथ हमें देखना है मटेरियल है 50%, लेबर है 25%, एफओएचबी है 25%। तो जब हमने इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो कितना निकलेगा बच्चों? ओके, यहां तक बात समझ आई? इसमें बच्चों हमारी ये सपोजिशन होती है कि नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल, एंड पहला केस हम इसका समझ रहे हैं कि नॉर्मल लॉस हैपेंड
एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जैसे ही हम यूनिट्स को बनाना शुरू करते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर ना तो मटेरियल इनकट हुआ, ठीक है, ना ही लेबर कॉस्ट इनकट हुई, और ना ही एफओएच इनकट हुआ। ठीक है बच्चों में बात। तो फिर क्या होगा, अब जो एक यूनिट लॉस्ट हुआ है ना, द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट लॉस्ट इज स्प्रेड ओवर गुड यूनिट्स। हम उसी कॉस्ट को स्प्रेड कर देंगे गुड यूनिट्स के ऊपर। ये एक यूनिट लॉस हुआ था, दिस इज लॉस्ट यूनिट, एंड दीज टू आर गुड यूनिट्स। ये हो गया लॉस यूनिट, ठीक है बच्चों। और ये हो गए हैं गुड यूनिट्स। ओके, फिर क्या होगा कि मटेरियल कॉस्ट हमारे यही थी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यही थी, अप्लाइड एफओ यही था। अब ये जाके डिवाइड हो जाएंगे जो ईपीयू हमने निकाला ना इसके साथ। ये हमारा ईपीयू निकला उसके साथ, और ये जो हमारा एफओ जो है उसके साथ हमने इसको सबको राउंड कर देते हैं। तो हमारी बच्चों यूनिट कॉस्ट बन रही है 2673। ओके, अच्छा जी। फिर इसके बाद अगर हमने इसका निकालना है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज, तो हमारे कितने यूनिट्स हैं, गुड यूनिट्स 8 के साथ निकल आया। हमारे अब कितने यूनिट्स रह गए थे वर्क इन प्रोसेस में, 2, जो कि 50% कंप्लीट हैं। तो इसी तरह इनके ऊपर लेबर कॉस्ट भी आ जाएगी, इसी तरह इनके साथ एफओएच भी आ जाएगी, एंड सो ऑन। ठीक है बच्चों, तो ये इनफैक्ट क्या हो जाएगा, ये 2 यूनिट्स इंटू मटेरियल कॉस्ट इंटू 50%, 2 units into 25% into labor cost, and likewise 2 into 25% into FOH cost। और ये देखें अगेन आपका ये 23,250 पूरा आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रोसेस अकाउंट जाकर देखना चाहेंगे तो हम यहाँ दिखा सकते हैं कि 8 यूनिट्स हमारे कंप्लीटेड हैं, 2 यूनिट्स हमारे इन प्रोसेस हैं, एंड 1 यूनिट्स हमारा क्या हो गया, नॉर्मल लॉस। तो ये बच्चों हमारा प्रोसेस अकाउंट बनेगा, और इसको हम वैल्यू साइन करेंगे 0। तो दिस इज अ प्रोसेस अकाउंट विद नॉर्मल लॉस। और नॉर्मल लॉस के ऊपर हमारी सपोजिशन ये होती है, इट यूजुअली हैपन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये बात समझ आ गई बच्चों? यस सर, तकरीबन आ गई है। ठीक है, जब ये बात समझ आ गई तो अब हम इसकी दूसरी सपोजिशन देखते हैं। ये पहला केस था, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट केस, केस नॉर्मल लॉस हो रहा है एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। जो इसका सेकंड केस है वो हम यहाँ पे इसकी बना लेते हैं एक और एग्जांपल। नॉर्मल लॉस हो रहा है एट द एंड, दिस इज द सेकंड केस। दिस लॉस इज हैपेंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जब माल बिल्कुल कंप्लीट होने लगता है ना, यानी कि इसकी एग्जांपल देते हैं, कुछ आपको बुक्स में मिल जाएंगे। से आप मैकडोनल्ड का रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, ठीक है, मैकडोनल्ड की आउटलेट आपके पास है, आपने बर्गर बनाया। जिस वक्त बर्गर आप कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे थे, तो कस्टमर की गलती से या जो यहाँ आउटलेट पे बंदा खड़ा था उसकी गलती से वो बर्गर नीचे गिर गया। क्या हुआ बच्चों, बर्गर बिल्कुल एंड पे जाके लॉस्ट हुआ। हैंडिंग
टेकिंग ओवर के टाइम पे वो लॉस हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर मटेरियल भी कॉस्ट इंकर्ड हुई, उसके ऊपर लेबर की कॉस्ट भी इंकर्ड हुई थी, और उसके ऊपर एफओएच भी इंकर्ड हुआ था। तीनों कॉस्टें उसके ऊपर इंकर्ड हुई थी। इस केस में हमने क्या ट्रीटमेंट करना होता है, अभी आपको इसका ट्रीटमेंट बताते हैं। सर इसको तो हम नॉर्मल लॉस तो नहीं बोलेंगे ना, ये तो अब नॉर्मल लॉस नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ये हमने शुरू में भी समझा था व्हाट इज नॉर्मल लॉस, कि जब भी हम से कहते हैं 10 बर्गर बनाते हैं ना, इस तरह हैंड एंड टेकिंग ओवर में एक लॉस हो जाता है। यानी कि हम जितनी भी केयर करें, जब भी आपने देखा होगा कि ये मैकडोनल्ड है या केएफसी है, इनकी ना आगे एक शेल्फ बना होता है कि आप उस शेल्फ पे रख देते हैं, अगला उठा लेता है। लेकिन इवन के जब आप पीछे से जहां से कंप्लीट होके आ रहा है, कोई बंदा आपको पकड़ा रहा है और आप शेल्फ पे रख रहे हैं, उस दौरान भी गिर जाता है, ठीक है। या आप आम बर्गर वाले के पास जाते हैं और बर्गर उससे बनवाते हैं, जब वो बना रहा होता है, जब जल्दी जल्दी तेजी तेजी उसको गर्म कर रहा है, कभी उसके ऊपर कबाब रख रहा है, कभी सैंडविच डाल रहा है, कभी उसके अंदर बंद गोभी डाल रहा है एंड सो ऑन, उस वक्त उससे गिर जाता है। अब वो शुरू में खराब नहीं निकला, बल्कि एंड पे जाके खराब हुआ है। और नॉर्मल लॉस क्या होता है कि इट हैपेंस, और इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। हमने क्या बात की कि नॉर्मल लॉस इज अनअवॉइडेबल। जी बेटा। सिंपल ये कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड होता है हमें, है ना, कि ये होना ही होना है, हाँ कुछ भी हो। जी जी, वही लेकिन ये जो अनअवॉइडेबल है। एट एंड हो रहा है वो तो हमारी गलती है, वो एक्सपेक्टेड तो नहीं था ना। जी जी वो मैं तो एट एंड हो गया, अगर हम सही करके रखते तो ना होता इस तरह कुछ। जी जी मैं बताता हूँ। देखो एग्जांपल लेता हूँ उसकी एक और। आप ना क्या करते हो, बर्गर को ना जब एंड पे कस्टमर को हैंड ओवर कर रहे हो ना, से आप उसको पैक कर रहे हो, आपने उसको किसी बैग में डाला, अभी बैग में डाला था, बैग नीचे से फट गया और नीचे गिर गया, या आपने उसको माइक्रोवेव में गर्म किया और वो ज्यादा गर्म होके बर्न कर गया। तो यानी कि हम ये बताना चाह रहे हैं मुख्तलिफ सिनेरियो से कि जब चीज तैयार हो जाती है और कस्टमर को हैंड ओवर करते वक्त वो खराब हो जाए। जैसे इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। आप ने बाटा की या सर्विस की ना कट प्राइस शॉप्स देखी होंगी कि जब जूता मुकम्मल तौर पर बनता है ना, तो एक जूता थोड़ा बड़ा बन गया, एक छोटा बन गया, या एक का कलर बिल्कुल ठीक है, दूसरे का कलर फेड आ गया, ठीक है, या एक में पूरा पीस ठीक है लेकिन जो फ्रंट वाला पोर्शन था वो थोड़ा सा कटा हुआ है या सही तरह स्टिच नहीं हुआ हुआ, तो वो गुड यूनिट नहीं रहता, वो इनफैक्ट देखा जाए तो रिजेक्टेड यूनिट हो जाता है, और उसको हम कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मल लॉस। क्यों? क्योंकि अब वो उस प्राइस पे नहीं बिक सकता जिसपे बाकी गुड यूनिट्स बिक रहे हैं। ठीक हो गया सर। सर इन जूतों और एग्जांपल सर मैं समझ आई, बर्गर वाले से नहीं आ रही थी। चलो उससे नहीं आ रही, मैं हम एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बताने का मकसद ये है कि ये हो रहा है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, जहां पे मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये सारी कॉस्टें लग चुकी थी। फिर क्या होगा, ठीक इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक हो गया सर। अच्छा आप बच्चों, आप थोड़ा सा मेरे साथ अंडरस्टैंड करने के लिए समझ लो कि हमने 11 यूनिट्स इन किए, गुड यूनिट्स हैं 8, इन प्रोसेस हैं 2, और लॉस्ट यूनिट है 1, और ये लॉस्ट हो रहे हैं एट द एंड। बच्चों अगर एट द एंड अगर ये लॉस हो रहा है, तो आपके ख्याल में ये वर्क इन प्रोसेस से मिलता जुलता है या फिनिश गुड से मिलता जुलता है? फिनिश गुड से सर। जी शाबाश, इसने मेरा काम आसान कर दिया। अभी मैं आपको इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, जब हमारे 8 यूनिट्स कंप्लीट हुए ना, और 2 है इन प्रोसेस, ये हो गए 10 यूनिट्स। एक यूनिट हमें नहीं पता लग रहा कहाँ गया, तो हमें जाके अंदाजा, जब हमने इसको देखा तो हमें पता लगा कि इस यूनिट के ऊपर मटेरियल भी 100% लग गया था, लेबर भी 100% लगी थी, एफओएच भी 100% लग गया था, लेकिन ये बिल्कुल इवेंचुअली स्टेज पे जाके हमारा क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट पास नहीं कर सका, या कस्टमर को देते हुए गिर गया एंड सो ऑन व्हाटसोएवर। इसका मतलब है बच्चों, ये जो लॉस यूनिट है ना, इसने मुकम्मल यूटिलाइजेशन ली है मटेरियल की भी, लेबर के लिए भी और एफओएच के लिए भी। इसका मतलब है कि ऊपर ये तीनों कॉस्टें लगी थी 100%। प्लस अब बच्चों ये जो 2 यूनिट्स है ना, जो वो क्या है अभी इन प्रोसेस है, और वो है अभी मटेरियल 50%, लेबर 25% और एफओएच 25%। ये जब 100% कंप्लीट होंगे ना, अभी तो 50 है ना, ये 25 है, 25 है, जब ये 100% कंप्लीट होंगे, कितने परसेंट, 100, तो बेटा इसके साथ भी ऐसा हो सकता है कि ये भी कोई लॉस हो जाए। इसका मतलब है कि ये जो लॉस यूनिट हुआ है ना, इसका ताल्लुक सिर्फ फिनिश गुड्स के साथ है,
जब ये वाले इन प्रोसेस वाले भी अपनी फाइनल स्टेज पे आएंगे तो इनमें से भी लॉस हो सकता है। तो बताने का मकसद ये है, ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये जो लॉस यूनिट्स है ना, इनका ताल्लुक सिर्फ कंप्लीटेड यूनिट्स के साथ होता है। जब ये वाले इन प्रोसेस भी यहाँ पहुंचेंगे तो इनमें भी लॉस आ सकता है। इसकी अभी थोड़ी सी बातें करूंगा तो आपको ये वाली जो बात मैंने बताई ना, ये और क्लियर हो जाएगी। अब बच्चों, जब आपने इसका ईपीयू बनाना होगा ना, तो ये बनेगा 8 + 1 और +1, और ये बनेगा 8 + 0.5 +1, और ये बनेगा ये इनफैक्ट हो जाएगा 9.5, और ये भी हो जाएगा 9.5। ठीक है, अभी इसको मैं और भी आपके साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमारे पास आ गई दिस इज यूनिट कॉस्ट। देखें किस तरह आ रही है, 9500 डिवाइड बाय 9, 8750 डिवाइड बाय 9.5 एंड अप्लाइड एफर्ट्स 5000 डिवाइड बाय 9.5, और अब यूनिट कॉस्ट आ गई है 2503। ओके बच्चों, अच्छा जी। अब जब आएंगे ना कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज में, तो देखें 8 यूनिट्स क्या है, बिल्कुल बच्चों कंप्लीट है ना, तो 8 यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2503 से। अब जो एक नॉर्मल लॉस हुआ था उसको बच्चों हम एसोसिएट करेंगे इस फिनिश गुड्स के साथ ही, उसको एसोसिएट करेंगे इस फिनिश गुड्स के साथ, और वो कितने थे, 1 यूनिट, और उसके ऊपर में पूरी कॉस्ट इंकर्ड हुई थी जब जाके वो लॉस हुआ, जब जाके वो लॉस्ट हुआ है। तो हम इसको भी एक कॉस्ट असाइन कर देंगे, दैट इज दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, और ये लॉस जो कॉस्ट होगी ना, ये इसकी इसी को जाएगी फिनिश गुड्स को, यानी कि फिनिश गुड्स की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों ये बनेगी कि 8 यूनिट्स की वैल्यू ये आएगी, और जो है ना, जो है इन प्रोसेस वाली, वो भी वैल्यू सेम रहेंगी, और इसको वैल्यू को हम ले जाते हैं इधर, और इसका सम करते हैं अब दिस प्लस दिस, इसको हम यहाँ से उड़ा देते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 यूनिट्स थे इंटू 0.5, ठीक हो गया बच्चों, और कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही, देख लेते हैं एक मिनट। दिस इज 8 और 2 का वो 50% हो गया, 1 और 1, 8 9 10, ये 10 हो जाते ना, ठीक है, अब सही आ जाएगा हमारा, हाँ जी ठीक हो गया। तो बच्चों ये है हमारे पास कि हमारी ये जो कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट और कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज जो है ना, ये बराबर आनी चाहिए। जी बच्चों, अब इसमें क्या होता है, जी जी, कि जो लॉस यूनिट है ना, इसको हम एक मुकम्मल यूनिट कंसीडर करते हैं। यहाँ पे ये बात करें तो लॉस यूनिट इज कंसीडर्ड एज कंप्लीटेड यूनिट्स, एंड इसकी जो कॉस्ट है ना, उसको हम ऐड कर देते हैं, इज एडेड इन फिनिश गुड्स। ये ट्रीटमेंट होता है बच्चों, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं अगर कोई चीज पूछनी है तो। सर आपने कहा था ना कि ये जो एट एंड पे लॉस हुआ इसकी प्राइस पे फर्क पड़ जाता है।
तो यहाँ क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? इस पे फर्क नहीं पड़ रहा। सर आपने बताया था जो ये नॉर्मल लॉस एट एंड होता है, जी मतलब जी जो आप दे रहे थे तो बताया था कि इनकी प्राइसेस पे फर्क पड़ जाता है। जी जी। जाहिर बात है लॉस तो है। तो यहाँ ये नहीं पड़ रहा फर्क। ये हम फिनिश गुड में ऐड करें एज अ प्रॉपर प्राइस, लेकिन मार्केट में इस प्राइस पे ये नहीं जाएगा। जी जी बिल्कुल इस पे नहीं जाएगा। तो सर हम मतलब जो इसकी वैल्यू लॉस हुई है जी वो जी वाली वैल्यू लिख रहे हैं हम इसकी, वो ठीक माइनस करने के है। बाद। जी जी बेटा देखो, अभी हम जो नॉर्मल लॉस कंसिडर आज हमने पढ़ा है ना, इसको हमने ये समझा है कि जो लॉस यूनिट है ना, इट हैज नो स्क्रैप वैल्यू और मार्केट वैल्यू। कि वो लॉस हो गया। अब बताओ जो बर्गर नीचे गिरा हुआ है, क्या वो आपके कस्टमर्स को में से कोई खरीदेगा? नो सर, नो। और अगर आपका कोई जूता है, ठीक है, तो उसकी हम कहेंगे स्क्रैप वैल्यू होगी या उसकी लोअर मार्केट वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जब आप कट प्राइस शॉप पे जाते हो ना, तो वहां पे वो जूता अगर मार्केट में था 1000 रुपए का, हो सकता है कि वहां पे 500 का मिल रहा हो। तो अभी आज हमने ट्रीटमेंट देखा ना, वो ये देखा है, लॉस यूनिट हैज नो स्क्रैप वैल्यू। आज हमने जो अभी स्टडी कर लिया है, इस लॉस यूनिट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। तो अब क्या हुआ, अब आप देखोगे ये जो कॉस्ट है ना, इसको अगर हम कर दें डिवाइड बाय 8, तो ये एक यूनिट हमारे पास पड़ रहा है 2697 का। जबकि हमने इससे पहले जो केस देखा था, उसमें जो हमारे पास यूनिट था वो था 2673 का। अब यहाँ पे आ गया हो गया है 2697 का, क्योंकि जो लॉस यूनिट है वो हमने सारे एसोसिएट किए हैं विद फिनिश गुड्स, विद फिनिश गुड्स। और कल जाके हम ट्रीटमेंट देखेंगे कि जो हमारे लॉस यूनिट्स हुए हैं उनकी कोई स्क्रैप वैल्यू भी है, लेकिन वो वैल्यू क्या होगी, डेफिनेटली इट इज लोअर देन यूजुअल मार्केट वैल्यू। ठीक हो गया सर। और जब इसका बच्चों प्रोसेस अकाउंट बनेगा, तो ये बनेगा 11 यूनिट्स थे, वही जो मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड हुई वो तो वही की वही रही। फिनिश गुड्स 8 के हो गए, उनकी ये वैल्यू आई, वर्क इन प्रोसेस की वैल्यू ये आई, और जो एक लॉस यूनिट हुआ है उसकी भी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये नॉर्मल लॉस हो रहा है एट एंड, और ये फिनिश गुड्स के साथ ही एसोसिएटेड होगा। इनफैक्ट हमें करना ये चाहिए कि इसको हम लेके यहाँ आए और इसको लेके जाएं ऊपर, इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन होगी, क्योंकि ये जो नॉर्मल लॉस है ये फिनिश गुड्स के साथ एसोसिएट हो जाता है। तो बच्चों आज हमने इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करते हुए ये सीखा है कि हमें एक क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है जिसमें नंबर ऑफ यूनिट्स बराबर आने चाहिए, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स बनाने हैं जिनमें हम देखते हैं कितने परसेंटेज कंप्लीट हैं। फिर कॉस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट में हम देखते हैं मटेरियल की कॉस्ट कितनी लगी है, लेबर की कॉस्ट कितनी लगी है, आईडीएफओ की कॉस्ट कितनी लगी है। ये टोटल कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है ईपीयू से, तो पर यूनिट कॉस्ट आनी है। और फिर कॉस्ट अकाउंट फॉर एज फॉलोज में हम देखते हैं कि फिनिश गुड्स पे ऊपर क्या कॉस्ट लग चुकी है, वर्क इन प्रोसेस की क्या कॉस्ट है, एंड सो ऑन। और बच्चों ये बात है मेरा को, ये जो वर्क इन प्रोसेस आया ना अभी, ये क्या आया इस पीरियड के एंड पे। अभी जब हम इस चैप्टर में थोड़ा सा एडवांस होंगे, तो ये जो एंडिंग है ना, ये अगले पीरियड की क्या बनेगा, ओपनिंग। ओपनिंग। और अभी यहाँ पे मटेरियल लगा हुआ है 50%, तो नेक्स्ट पीरियड में जाके इसके ऊपर फर्दर मटेरियल 50% लगाना पड़ेगा। अभी इसके ऊपर लेबर लगी हुई है 25%, तो नेक्स्ट पीरियड में जाके 75% और लेबर लगानी पड़ेगी। तो ठीक हो गया। ये ट्रीटमेंट इसके अंदर आएंगे। फिर नॉर्मल लॉस हमने देखा कि हैपनिंग एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस, और इसमें देखा कि हैपनिंग एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो क्या ट्रीटमेंट होते हैं, कल इनको हम थोड़ा सा रिव्यू भी करेंगे और फिर हम आगे एडवांसमेंट करेंगे। कोशिश करेंगे ईद से पहले इस चैप्टर में हम इतनी एडवांसमेंट कर लें ताकि आप ईद की छुट्टियों में इसकी प्रैक्टिस कर लो। सर वैसे ईद की छुट्टियां सैटरडे से हो रही हैं या फ्राइडे से? मेरे ख्याल से तो हमें चाहिए फ्राइडे तक हम अपनी क्लासें ले लें, क्योंकि फ्राइडे को कोई ऐसा ईद आ तो नहीं गई। ईद तो संडे की आएगी या मंडे की आएगी, तो एक वीक छुट्टियां आपको आ ही जाएंगी शायद ईद की। अभी ये इंस्टीट्यूट ही अनाउंस करेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर काइंडली ये वाली स्लाइड्स आप शेयर कर दीजिए, ये वाली जो आपकी फाइल मैं है शेयर कर दीजिए। अभी मैं भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, फिर आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज।